Hello friends, hope you are doing well. वेलकम टू आवर चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा। और मेरा नाम है शकील अहमद। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बोला था कि मैं एक जीपेट से जो रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स पर एक लेक्चर सीरीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स, उसी लेक्चर सीरीज़ की आज मैं आपके लिए फर्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसमें हम कुछ उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे जो जीपेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। फ्रेंड्स, इन वीडियो सीरीज़ के अंदर हम बेसिकली उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जिन टॉपिक्स से आपको मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चन जीपेट में मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन वीडियो सीरीज़ से 10 to 15 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो अब आपके पास जो टारगेट बचेगा वो 20 to 25 क्वेश्चन आपको और अटैम्प्ट करने हैं अब जीपेट को क्वालिफाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इन वीडियो के शुरुआत में जो अभी स्टार्टिंग की वीडियो है, जैसे आज वीडियो में लेके आया हूँ, इस वीडियो में हम बेसिकली इनिशियली जो इजी चीज़ें हैं, इजी टॉपिक्स हैं, उनसे शुरुआत करेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस की तरफ, उनमें हम जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, यकीन मानिए कि ये वीडियोस जितनी इम्पोर्टेंट जीपेट के लिए हैं उतनी ही इम्पोर्टेंट ये नाइपर के लिए भी हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं कुछ आसान चीज़ों के साथ। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो हम पे मैंने रखी है उसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज एंड कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज कार्स इंडेक्स। तो बेसिकली दोस्तों होता क्या है, ये दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे कंपाइल करके रखा है। उसके पीछे रीज़न ये है फ्रेंड्स, ये दोनों पैरामीटर्स हैं जो वो फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर और ग्रेन्यूल्स के लिए यूज़ की जाती हैं फ्रेंड्स। बेसिकली इनमें होता क्या है फ्रेंड्स, एंगल ऑफ रिपोज की अगर मैं बात करूं तो एंगल ऑफ रिपोज को आप बोल सकते हैं कि जो कितना पॉसिबल एंगल है बिटवीन पाइल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। और आप सभी को पता है फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसका थीटा इक्वल टू tan इनवर्स H/R, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज कितना है। तो फ्रेंड्स, और कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए हमें टैप डेंसिटी, बल्क डेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है पहले, फिर इन वैल्यूज़ को हमको फार्मूला में पुटअप करना होता है और उसके बाद हम एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसी वैल्यू के बेस पे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो पाउडर और ग्रेन्यूल है उनकी फ्लो प्रॉपर्टी कैसी है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये टेबल है आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपेयर किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ रिपोज एंड कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। जो फ्लो प्रॉपर्टी है, फ्लो करैक्टर है, उसको डिफाइन करने की कोशिश की गई है फ्रेंड्स। तो अगर आप स्टार्टिंग में देखते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे इन दोनों को कंपाइल करके रखा है कि फ्लो प्रॉपर्टी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, दो चीज़, एंगल ऑफ रिपोज एंड कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम इनिशियली देखें इस चीज़ को, कि आप देखेंगे कि अगर किसी पाउडर का एंगल ऑफ रिपोज 25 to 30 है और कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स लेस देन 10 है, तो इसका मतलब है कि उसका जो फ्लो करैक्टर है वो एक्सीलेंट है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही दूसरी चीज़ों के भी आप वैल्यूज़ देख सकते हैं और इन वैल्यूज़ को फ्रेंड्स आपको मगअप करना पड़ेगा एक तरह से इन सबको आपको याद कर लेना है। इनको आप 2-3 बार रिवाइज़ कीजिए और अपने ब्रेन में फीड कर लीजिए और आपके लिए इनसे क्वेश्चन भी फ्रेंड्स स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे आपको। क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है कि इफ़ ए पाउडर हैज़ एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिपोज, लाइक ऐसे क्वेश्चन। और उल्टे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, अगर किसी पाउडर का एंगल ऑफ रिपोज इतना है तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी कितनी रहेगी। ऐसे क्वेश्चन बेसिकली इनसे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम सिर्फ क्विक रिवीजन करने वाले हैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का, और नेक्स्ट इन फ्यूचर मैं इन सारे टॉपिक्स पर डिटेल वीडियो भी कवर करूँगा। क्योंकि फ्रेंड, अगर ऐसा आप देखेंगे तो जो हम एंगल ऑफ रिपोज और कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स अपने कॉलेज करिकुलम में निकालते हैं वो सारा मैनुअली हम करते हैं खुद, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। इंडस्ट्रियल लेवल पे इनके लिए एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और इसीलिए फ्रेंड्स मैं फ्यूचर में इन चीज़ों को बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इंडस्ट्री में कैसे किन किन सॉफ्टवेयर को और किन किन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है इन एक पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस टेबल को आप अच्छी तरह से याद कर लें और उम्मीद है कि इनसे आपको कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है HLB वैल्यू। फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं थोड़ा सा बेसिक कि HLB वैल्यू का मतलब क्या है फ्रेंड्स। तो HLB वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस।
मीन्स कि हाउ मच द एफिनिटी ऑफ सर्फेक्टेंट फॉर वाटर और ऑयल, इसके बेसिस पे हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा सर्फेक्टेंट है उसकी एफिनिटी किसके लिए कितनी है, लाइक वाटर के लिए उसकी एफिनिटी क्या है और ऑयल के लिए उसकी एफिनिटी क्या है। ये ग्रिफिथ के द्वारा डेवलप किया गया था फ्रेंड्स। और नॉर्मल जो HLB वैल्यूज़ होती हैं वो 0 to 60 होती हैं फ्रेंड्स। लेकिन हमारे अगर फार्मेसी में हम बात करें फ्रेंड्स, जो मोस्टली हम सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं वो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं। और उनकी अगर मैं रेंज की आपसे बात करूं तो उनकी रेंज जो होती है वो 0 to 20 होती है। अब फ्रेंड्स इसमें आप एक बात याद रख लें, अगर HLB वैल्यू लेस देन 10 है तो इसका मतलब है कि जो हमारा सर्फेक्टेंट है वो हाइड्रोफोबिक है, विच मीन्स इट्स लिपोफिलिक basically. If the HLB value is more than 10, it means the surfactant is hydrophilic. On the other hand, we can say the lipophilic. Then if we see the HLB value of these surfactant, तो फ्रेंड्स जो मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता दूँ कि सर्फेक्टेंट का जो यूज़ हम कर रहे हैं वो बेसिस ऑफ HLB वैल्यू पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी सर्फेक्टेंट की HLB वैल्यू 1.5 और जनरली 1 to 3 है तो इसका मतलब है कि वो जो सर्फेक्टेंट है वो यूज किया जाएगा एज ए एंटी फॉर्मिंग एजेंट। सो लाइक दैट फ्रेंड्स, इफ यू सी if the HLB value is 15 to 18, it means the surfactant is used as a solubilizing agent, also known as hydrotrophs. तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैंने आपको टेबल दे दी है, आप इस टेबल को मगअप कर लें, याद कर लें। और फ्रेंड्स इनमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं, आपको ये सब याद ही करना होगा और इनको आप रिवाइज करेंगे 2-3 बार तो ये आपके फीड हो जाएंगी ब्रेन्स में फ्रेंड्स। इनको आप याद कर लें क्योंकि इनमें समझने वाली ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, इनमें वैल्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही मिलेंगे। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और आपको उसका आंसर अगर आपको वैल्यू याद है तो आप दे देंगे फ्रेंड्स। और इनका सबसे एक चीज़ जो देखी है वो ये नुकसान भी है कि अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो इनमें क्वेश्चन गलत होने के चांस भी बहुत होते हैं फ्रेंड्स। हम ये सोचते हैं कि हमें वैल्यू याद है और हमने ऊपर नीचे वैल्यूज़ को कर दिया है और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है तो हमसे होगा क्या फ्रेंड्स, हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हो सकता है कि हमसे पूछा गया है कि जो वेटिंग एजेंट है उसकी HLB वैल्यू क्या है। अब अगर हमें याद नहीं है फ्रेंड्स तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि वो 3 to 6 है तो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। और जनरली यहाँ पे 2 चीज़ें आप देख लें फ्रेंड्स, जो वाटर इन ऑयल इमल्शन है उसकी वैल्यू क्या है और ऑयल इन वाटर इमल्शन है उसकी वैल्यू क्या है। ये मोस्टली फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस में रिपीट हुए हैं इन वीडियोस में तो फ्रेंड्स मैं बेसिकली इन टॉपिक्स को ही डिस्कस करूँगा, लेकिन अगर हमारे पास वीडियो सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद अगर कुछ टाइम बचता है तो मैं डेफिनेटली प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन इन टॉपिक्स से रिलेटेड आए हैं मैं उनको भी कवर करने की कोशिश करूँगा और आपके सामने उनको लेके आऊँगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड वो है फार्माकोपियल स्टैंडर्ड स्टोरेज कंडीशन। तो फ्रेंड्स आप कभी भी जब फार्मेसी से कोई फॉर्मुलेशन खरीदते हैं, लाइक ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, तो उस पर पर्टिकुलर आप अगर देखोगे तो स्टोरेज कंडीशन में ये मेंशन होता है कि स्टोर्ड एट कूल टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर। तो बेसिकली उसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, वही चीज़ यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी टैबलेट या कैप्सूल या कोई भी फॉर्मुलेशन पर लिखा होता है कि स्टोर्ड एट कोल्ड टेम्परेचर, तो इसका मतलब है फ्रेंड्स आपको उसको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। एक चीज़ जो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकती है फ्रेंड्स वो कूल स्टोरेज को लेकर है, क्योंकि कूल स्टोरेज की जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है इंडियन फार्माकोपिया और USP में। तो बेसिकली यहाँ पे देख लें, अगर IP के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जो स्टोरेज कंडीशन है वो 8 to 25 डिग्री सेल्सियस है और USP के अकॉर्डिंग 8 to 15 डिग्री सेल्सियस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है उसमें, इस चीज़ को आप अच्छे से रिमाइंड कर लें, याद कर लें, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन इसी हिसाब से पूछे जा सकते हैं कि आपसे USP पूछा जा रहा है आपको देखने के लिए कि आपको याद है या नहीं। हो सकता है आपने IP याद किया हो और USP पूछा जा रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उस बेसिस पे भी फ्रेंड्स ये आपको याद करना होगा। रूम टेम्परेचर की बात करें तो फ्रेंड्स रूम टेम्परेचर वेरी करता है वर्किंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं उस एरिया के ऊपर रूम टेम्परेचर डिपेंड करता है। जनरली अगर हम बात करें तो ये 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। कुछ और यहाँ पे लिखे हुए हैं फ्रेंड्स स्टोरेज कंडीशन, आप इनको याद कर सकते हैं, जैसे कि डीप फ्रीजर है। डीप फ्रीजर फ्रेंड्स
माइनस में है, -80 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन पे मोस्टली अगर आप आगे रिसर्च में जाते हो तो आप देखोगे कि जो हमारे ब्रेन सैंपल और टिश्यू सैंपल्स जो होते हैं उनको हम स्टोर करके इस कंडीशन पे रखते हैं फ्रेंड्स। इसको भी आप ज़रूर याद कर लें फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक पर जो हमने रखा है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इस टॉपिक से आ चुके हैं फ्रेंड्स, मोस्टली क्वेश्चन। अब क्वेश्चन इससे कई तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड। जैसे कि हम अगर डिस्कस करें तो डिजुलेशन एपरेटस जो हम यूज़ करते हैं वो हमें देखेंगे, हम टोटल 7 टाइप के हमको देखने को मिलते हैं। और ये 7 टाइप में कुछ कुछ डिफरेंस है फ्रेंड, जो आईपी के अकॉर्डिंग, यूएसपी के अकॉर्डिंग, बीपी और ईपी यानी कि यूरोपियन फार्माकोपिया। तो इन सब के अकॉर्डिंग कुछ कुछ डिफरेंस हैं, कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, आपको वो याद में रखने हैं। और इन टाइप जितने भी टाइप के डिजुलेशन एपरेटस हैं उनको किस फॉर्मुलेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं वो भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूं कुछ डिफरेंस की और कुछ सिमिलरिटीज़ की, तो आप देखेंगे कि जो टाइप 1 और टाइप 2 एपरेटस है इसमें देखेंगे कि आप आईपी के अकॉर्डिंग पैडल एपरेटस टाइप 1 है और बास्केट एपरेटस टाइप 2 है। और अगर आप देखें तो यूरोपियन फार्माकोपिया में भी सेम ही है फ्रेंड्स, जो आईपी में है वो यूरोपियन फार्माकोपिया में भी सेम है। लेकिन अगर आप देखें यूएसपी और बीपी में तो यहाँ पे आपको टोटली अपोजिट मिलेगा, यानी कि टाइप 1 अगर पैडल टाइप था तो यहाँ पे टाइप 1 आपको बास्केट टाइप देखने को मिलेगा। तो यानी कि आप जस्ट अपोजिट इसको कर सकते हैं फ्रेंड्स। कुछ मैंने जो अपने टाइम में फ्रेंड्स इसको याद रखने की एक ट्रिक देखी थी। जैसे आप अगर बात करते हैं बीपी की, तो बीपी में आप बी को ले लीजिए और पी को ले लीजिए। बी मतलब टाइप 1 यानी कि टाइप 1 मतलब बास्केट टाइप, और पी को अगर देखें तो टाइप 2 एंड पी मतलब पैडल टाइप। तो इस तरह से भी आप फ्रेंड्स याद रख सकते हैं। और बीपी इज सिमिलर टू यूएसपी, तो कुछ इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। अगर इनकी हम बात करें, रेस्ट जो चीज़ें हैं वो सिमिलर हैं। अगर टाइप 3 की में कुछ डिफरेंस और देखने को मिलता है फ्रेंड्स। अगर टाइप 3 की मैं बात करूँ तो आईपी और यूएसपी में ये बिल्कुल आगे की जितने भी हैं टाइप 3, 4, 7, 5, 6 सारे के सारे सेम हैं। लेकिन बीपी और ईपी में थोड़ा डिफरेंस मिल रहा है टाइप 3 में। यानी कि टाइप 3 में जो यूएसपी के अकॉर्डिंग रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर है, लेकिन यहाँ पे देखें तो फ्लो थ्रो सेल एपरेटस है। और ये साइड में मैंने फ्रेंड्स दिया हुआ है जिनके लिए आप इनको यूज कर सकते हैं। लाइक टाइप 1 एपरेटस है जो आप कन्वेंशनल एंड च्यूएबल टैबलेट के लिए यूज कर सकते हैं। टाइप 2 का अगर देखें तो आप डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स हैं जो उनके लिए यूज कर सकते हैं। टाइप 3 का अगर आप देखें तो कंट्रोल रिलीज एंड च्यूएबल टैबलेट के लिए यूज कर सकते हैं। टाइप 4 की अगर बात करूँ तो एक्सटेंडेड रिलीज पाउडर, ग्रेनुअल, माइक्रो पार्टिकल एंड इम्प्लांट वगैरह के लिए आप यूज कर सकते हैं। टाइप 5 एंड 6 ट्रांसडर्मल के लिए यूज हो सकता है। एंड टाइप 7 है जो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट के लिए यूज हो सकता है फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास एक कन्वेंशनल एंड च्यूएबल टैबलेट है तो आप कौन सा डिजुलेशन एपरेटस उसके लिए यूज करेंगे। या कुछ पूछा जा सकता है कि टाइप 1 है जो डायरेक्टली आपको रेफरेंस दे दिया जाएगा कि यूएसपी के अकॉर्डिंग टाइप 1 किस टाइप का एपरेटस है, बास्केट टाइप है, पैडल टाइप है, तो आपको वो भी बताना है फ्रेंड्स। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चीज़ की जो मैं बात करूं फ्रेंड्स वो है बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग बेसिकली जो ड्रग्स की कैटेगरीज हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स। इनको डिवाइड करने के पीछे रीज़न फ्रेंड इनकी सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी है फ्रेंड्स। तो हम कैसे इन 4 कैटेगरीज़ को डिवाइड किया गया है उसको जान लेते हैं। अगर आप बात करते हैं फ्रेंड्स क्लास 1 की, तो क्लास 1 में जो आप देखेंगे कि वो ड्रग्स हैं जिनकी हाई सॉल्युबिलिटी है एज वेल एज हाई परमेबिलिटी है। तो इस ड्रग के कुछ एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ये बेसिकली वो एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, लाइक प्रोपेनोल, वेरापामिल एंड मेटोप्रोलोल। तो इनको आप देखेंगे तो ये ऐसी ड्रग हैं जो वेल एब्जॉर्ब हो जाती हैं फ्रेंड्स। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करते हैं फ्रेंड्स क्लास 2 ड्रग्स की, लाइक कीटोप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कार्बामाजेपिन, तो इनकी अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स ये ऐसी ड्रग्स हैं कि इनकी परमेबिलिटी तो हाई है लेकिन सॉल्युबिलिटी लो है। तो इससे हमें पता क्या चलता है, अगर हम देखें दोस्तों कि क्लास 2 की जितनी भी ड्रग्स हैं अगर उनकी परमेबिलिटी ठीक है तो हमें कुछ उसको इस तरह से डिज़ाइन करना होगा कि उसकी सॉल्युबिलिटी को हम इन्हांस कर सकें। तो हमें वर्क किस पे करना पड़ेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी पे, ना कि उसकी परमेबिलिटी पे। परमेबिलिटी ऑलरेडी उसकी ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम टाइप 3 की बात करें तो उसकी बात मैं अगर करूं आपसे, जिसमें ड्रग कुछ रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, एटिनोलोल, वेंकोमाइसिन लाइक ड्रग्स हैं, तो इसमें अगर मैं देखूं तो परमेबिलिटी तो लो है लेकिन सॉल्युबिलिटी हाई है। तो आपको वर्क कहाँ पे करना पड़ेगा, परमेबिलिटी पे। तो
परमेबिलिटी को आपको इंक्रीज करना होगा। क्लास 4 की बात करें तो क्लास 4 पुअरली एब्जॉर्ब ड्रग हैं जिनकी परमेबिलिटी भी लो है और सॉल्युबिलिटी भी लो है। फ्रेंड्स ये कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल हैं, आप इन एग्जाम्पल को ज़रूर याद कर लें और आप ये भी याद कर लें कि इनमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में क्या क्या डिफरेंस है, कौन सी चीज़ हाई है, कौन सी लो है, किस में दोनों चीज़ें लो हैं, किस में दोनों चीज़ें हाई है। कुछ इस तरह से ये आपको याद करनी होगी और क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से मिलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट चीज़ जो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर रखी है, जो भी टेबलेट और कैप्सूल की वेट वेरिएशन जब इंडस्ट्रीज़ में वर्क होता है और बैच टू बैच प्रोसेस बनते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान फ्रेंड्स जो टेबलेट का वेट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि बैच टू बैच बनती है तो फ्रेंड्स वेरिएशन तो आती है, लेकिन कितनी वेरिएशन एक्सेप्टेबल लिमिट तक है, क्या वो लिमिट है जहाँ तक अगर हमारा डिफरेंस मिलता है तो वहाँ पे हम उस बैच को एक्सेप्ट कर सकते हैं फ्रेंड। अगर इसमें भी थोड़े डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, आईपी के अकॉर्डिंग डिफरेंट है, यूएसपी के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ आईपी के अकॉर्डिंग, तो अगर टेबलेट का साइज़ 80 mg और लेस देन 80 mg है तो इसका मतलब है कि 10% प्लस माइनस हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और यूएसपी के अकॉर्डिंग देखें तो यही चीज़ 130 mg और लेस है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ से हमें पता क्या चल रहा है, अगर हम देखें कि वेरिएशन घट रही है और साइज़ इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ से समझ में ये आ रहा है फ्रेंड, जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज होगा या वेट इंक्रीज होगा किसी भी ड्रग टैबलेट का, तो उसके साथ साथ वेरिएशन की जो लिमिट है वो कम होती चली जाएगी। जैसे आप अगर देखें, अगर 250 और मोर है अकॉर्डिंग टू आईपी, तो वहाँ पे जो लिमिट है वो 5% है फ्रेंड्स। तो इसके साथ हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स। और यही लिमिट कैप्सूल के लिए अलग है फ्रेंड्स, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो जो यहाँ पे लिमिट है फ्रेंड्स, यहाँ पे दो ही लिमिट है, 10% एंड 7.5%। अगर कैप्सूल का जो वेट है वो लेस देन 300 mg है तो इसकी लिमिट है जो वो 10% है, और अगर मोर देन 300 mg है तो उसकी लिमिट 7.5% है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सॉल्युबिलिटी टेबल की। तो इसमें फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे 5 कैटेगरीज हैं, लाइक वेरी सॉल्यूबल, फ्रीली सॉल्यूबल एंड सॉल्यूबल, स्प्रिंगली सॉल्यूबल, स्लाइटली सॉल्यूबल। तो फ्रेंड्स हम जब बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड फ्रीली सॉल्यूबल है तो इसका मतलब क्या निकलता है फ्रेंड्स, हम कहते तो हैं, तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि सॉल्युबिलिटी मीन्स कितना पार्ट सॉल्वेंट का हमें ज़रूरत पड़ेगी उस सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए। लाइक अगर मैं बात करूं वेरी सॉल्यूबल की, तो वेरी सॉल्यूबल में मेरे को लेस देन 1 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होगा अगर मैं एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट को उसमें डिसॉल्व करता हूं तो ऐसे ही फ्रेंड्स ये वैल्यू अगर हम देखें स्लाइटली सॉल्यूबल की तरफ बढ़ते हैं तो बढ़ने के साथ साथ ये वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर मैं बात करूं सॉल्यूबल की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 10 to 13 पार्ट आपको सॉल्वेंट के चाहिएंगे अगर आप एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो इसके हिसाब से फ्रेंड्स हम ड्रग्स का कुछ क्लासिफिकेशन टाइप से देख सकते हैं कि कौन सी ड्रग स्प्रिंगली सॉल्यूबल है, कौन सी सॉल्यूबल है, कौन सी फ्रीली सॉल्यूबल है। तो इसका मतलब अगर आप ये वो कितनी है उसके लिए मेरे को सॉल्वेंट के कितने पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, 1 to 10 पार्ट्स। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए। ये बहुत इजी टॉपिक्स है फ्रेंड, इसको इन वैल्यूज़ को आपको सिर्फ मगअप करना है। इसी के साथ फ्रेंड्स हम आगे की वीडियोस में थोड़े जो डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं धीरे धीरे हम उनकी तरफ प्रोग्रेस करेंगे। और अगर आपको ये टॉपिक्स आपको हेल्पफुल लगते हैं तो आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आगे भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाने वाला हूँ जिनसे आपकी जीपेट प्रिपरेशन की मैं रिवीजन आपको कराने वाला हूं। यहीं पे आपको कंटिन्यू हर दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।